हैं, उन्होंने पीएचडी की है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. अर्शी Ali is a registered psychotherapist. She also holds a degree in homeopathic. She is a researcher, blogger, author and a parental coach. और हमारा जो लास्ट प्रोग्राम था वो था हाउ टू ग्रेसफुली मैनेज एंगर. उसका पार्ट 1 था जो कि किड्स अंडर जो 18 एज थे उनके बारे में, आई थिंक टीनेजर्स के बारे में था वो, कि हाउ टू मैनेज देयर एंगर. तो आज इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. आज इसका पार्ट 2 है जिसमें एंगर, व्हाट इज एंगर, तो आपको पता है. इसके ट्रिगर और स्ट्रेटजीज फर्दर जो हैं वो अर्शली बताएंगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अर्शली, नाउ माइक इज योर्स, तो आप इसको कंटिन्यू करें. थैंक यू. ओके, थैंक यू गुलनाज आपका, और थैंक यू आसिया आपका कि आप लोगों ने अपने इतने कीमती वक्त में से जो है थोड़ा सा वक्त यहाँ निकाला और मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे जगह दी कि मैं जो है वो बात कर सकूं मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड और डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड. सो जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की थी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, और एंगर मैनेजमेंट के हवाले से जो वो पूरा सेशन था वो 18 बिलो था कि बच्चे और जो 18 से नीचे होते हैं उनका एज अ पेरेंट केयर गिवर आप कैसे उनके एंगर को एड्रेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उनको जब उनका एंगर मैनेज होगा तो आप किस तरीके से उनको फिर आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं. उसमें जैसे हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के बारे में बात की और ये बताया कि बेसिकली एंगर क्या होता है. एंगर जो है बुनियादी तौर पे एक जो है ये एंगर इमोशन होता है आपका, और ये बेसिक इमोशन होता है जो पैदाइशी आपके अंदर मौजूद होता है. लेकिन वक्त और हालात की वजह से बाज़ औक़ात ये होता है कि वो एंगर या तो ज़्यादा हो जाता है या वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि एंगर अपने एक लेवल के ऊपर ही रहता है. तो जैसे लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है एंगर मैनेज करने के हवाले से 18 प्लस. 18 प्लस में जो है आपके वो तमाम लोग आते हैं जो जैसे जो भी जिनका भी कॉलेज फिनिश हुआ है, या वो जो यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, या वो जो शादीशुदा हो चुके हैं, या वो जो नानी और दादी भी बन चुके हैं. यानी ये पूरा आपके टिल एंड तक जो आपकी लाइफ है, ये मैं उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करूंगी, और इसमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं शेयर करूंगी बेसिकली वो तमाम स्ट्रैटेजीज सबको ही बहुत ज़्यादा फायदा देंगी. तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि ये एंगर की वजूहात क्या होती हैं, यानी एडल्ट में ये एंगर आता कहाँ से, 18 प्लस पे ये एंगर आता कहाँ से है. तो इसका जो सबसे पहला जो रीजन मैं आपको बताऊं वो ये है कि इसका जो लिंक निकलता है वो है आपके बचपन की, जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई होती है, जिस तरीके का आपको माहौल मिला होता है, उससे इसका बहुत ज्यादा लिंक होता है. जैसे अगर आप बचपन में बहुत ज्यादा अब्यूज का शिकार हुए हो, या आपको फिजिकली अब्यूज किया गया हो, या इमोशनली अब्यूज किया गया हो, या वर्बली अब्यूज किया गया हो, तो क्या होता है कि चीजें आपके अंदर पाइल अप होती रहती हैं. क्योंकि देखिए, अगर आपके केयर गिवर आपको अब्यूज कर रहे हैं या आपको मारपीट कर रहे हैं, और आप चूंकि आप ये कह लें कि आप उस कैपेसिटी में नहीं होते हैं उस टाइम, क्योंकि आप बच्चे होते हैं, आप पलट के अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दे सकते हैं, या आप जो आपके केयर गिवर होते हैं आप उनका हाथ नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप जहां आपने मार खाते हुए हाथ रोका तो आप समझे उससे डबल मार आपको पड़ने वाली है. या अगर आपको जैसे अगर वर्बली अब्यूज किया जा रहा है, या आपको ताना दिया जा रहा है किसी बात का, या आपके केयर गिवर बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि आप उनको पलट के जवाब नहीं दे सकते हैं, तो क्या होता है कि वो टिल 18 इयर्स तक वो चीजें जो होती हैं वो अंदर भरती रहती हैं. फिर जब आप 18 में आते हैं, आपका अपना एक मिजाज सेट हो चुका होता है, आपका जो है फिजिक आपकी डेवलप हो चुकी होती है, आपका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, उसके बाद आपका कद भी नहीं बढ़ता है, आपके जो है यानी एक जो टोन होती है ना आपकी लाइफ की, आपकी पर्सनालिटी की, वो उस वक्त तक सेट हो चुकी होती है. तो फिर उसमें क्या होता है कि अगर ये सब कुछ आपके माहौल में रहा है और आपकी परवरिश का हिस्सा रहा है, तो आपके अंदर, क्योंकि फिर आप आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में,
और जो कुछ आपके अंदर भरा हुआ होता है फिर वही चीजें निकल के सामने आ रही होती है, अनटिल अनलेस कि आपके केयर गिवर ने या आपके पेरेंट्स ने आपके एंगर एक्सप्रेशन को मैनेज करने में आपकी हेल्प की हो। ठीक है, तो एक वजह तो इसकी ये होती है कि आपका जो सिंस चाइल्डहुड 18 तक आपने जो माहौल देखा होता है और जिस टाइप के आप अब्यूज का शिकार रहे होते हैं। साथ साथ जैसे मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने सेशन में ये भी बताया था कि अगर एज अ पेरेंट आप जैसे अपने बच्चों की जिस तरीके से भी तरबियत कर रहे होते हो उसमें जैसे बहुत सारे फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया था कि जैसे माजी की जो बातें गुजर चुकी होती हैं, अगर आप वही बातें अपने बच्चों के सामने बार बार अगर रिपीट करते हैं या अगर वो एंगर शो कर रहे हैं और आप पिछली बात का जो वाकया है उसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि आप अपने बच्चे को सही नहीं कर रहे हैं बल्कि मजीद आप उसकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं। और ये ऐसा हर रिलेशनशिप में ही हो रहा होता है। इसके साथ साथ जैसे अगर इसको मजीद डीप अगर इसको देखा जाए कि अगर बचपन में ये 18 बिलो 18 अगर आप किसी ऐसे वाकये का आप विटनेस रहे, जैसे आपने वॉर देखी है या कोई ऐसा क्राइम देखा है अपनी आंखों के सामने या आपने कोई ऐसा मर्डर देखा है या आपने अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अब्यूज नहीं किया लेकिन आप ऐसे ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं जहां आपने हर वक्त सास बहू के झगड़े देखे हैं या आपने हर वक्त जो है अपने अम्मा और अब्बा को लड़ते हुए देखा है, तो बेसिकली वहां पे क्या है कि आपने वो ये समझ ले कि मसले को हल करने के लिए स्ट्रैटेजी तो वहां से सीख ली है। ठीक है, क्योंकि आपने जब देखा कि कोई भी मसला आया कोई भी बात हुई है सास बहुएं लड़ना शुरू हो गई, आपने ये रियलाइज किया और अपने तौर पे ये अंडरस्टैंड किया कि हर मसले का जो हल है वो लड़ाई है, चीख चीख के बात करना है या मारपीट करना है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे ये भी बताते हैं कि उन्होंने जैसे बचपन में ये देखा कि उनके अब्बू अम्मी पे हाथ उठा रहे हैं, फॉर फॉर एग्जाम्पल, तो वहां उन्होंने ये चीज सीख ली कि अगर आपके सबऑर्डिनेट में जो भी है आपको गुस्सा करना है या अपने मसले को हल करना है तो आगे से आपने थप्पड़ लगा देना है या आपने मारपीट शुरू कर देनी है। तो ये बेसिकली आपकी अर्ली चाइल्डहुड की ही लर्निंग होती है। फिर इसमें ये होता है कि अगर आप ये सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं और इस टाइप की चीजें और आप बड़े हो गए हैं तो आगे आपकी लाइफ में फिर यही स्ट्रैटेजीज होती है, यानी ये एक तरीके का साइकिल बन जाता है। जो कुछ आपने सीखा होता है फिर वही आगे आगे आप कर रहे होते हैं। अगर आपने वर्बली अब्यूज आप बहुत हुए हैं तो आप यकीन करें आगे आपके मुंह से भी वही बातें निकलेंगी, क्योंकि आपके नजदीक फिर यही है कि मसले का हल यही है, यानी मसलों को आपने अगर हल करना है तो आपने चीखना है, आपने चिल्लाना है। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में देखा है मैंने कि जैसे लोग होते हैं वो चीजें भी उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं। या जैसे मैं एक फैमिली को जानती हूँ तो उनके घर का कुछ माहौल इस तरीके का है कि जब उनके हस्बैंड को कोई चीज बुरी लगती है या कुछ होता है या खाने की टेबल पे कुछ ऐसा हुआ तो वो जैसे खाने की प्लेट उठा करके फेंक देते हैं। तो ये क्या है, ये अब देखें वो तो अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे जो बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि मसले को हल करने का तरीका क्या है। कि आप चीजें उठा के फेंकें, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें और आप ऑल फॉल बकना शुरू कर दें। जैसे कि आपको पता है कि जब आप गुस्से की हालत में होते हैं, यानी हम सब जब गुस्से की हालत में होते हैं, और मैंने जैसे लास्ट सेशन में बताया कि उस वक्त आपका जो कॉर्टेक्स होता है या जहां से आपकी जो थिंकिंग होती है, जो लॉजिक होती है, वो सारी आपकी खत्म हो जाती है और एक दूसरा जो पोर्शन होता है ब्रेन का वो उस वक्त एक्टिव हो जाता है या वो हाइपर हो जाता है। उस वक्त आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें, फिर आप वही सब कुछ कर रहे होते हैं जो कुछ आपने देखा होता है, सीखा होता है, भले चाहे वो आपने कार्टून से सीखा हो या मूवी से सीखा हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि गुस्से की एक वजह ये भी होती है कि अगर आपके अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आया हुआ है, ठीक है, अगर 18 प्लस के बाद कोई ऐसा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आया हुआ तो उसका भी असर आपके मिजाज पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उससे आपका क्या होता है कि आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि जो बॉडी होती है वो आपकी सही तरीके से आपकी दिमागी सलाहियतों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो गुस्से का इजहार करते हैं या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है और आपको चीजें उस तरीके से अच्छी नहीं लगती जो उस हार्मोनल इम्बैलेंस से पहले लगा करती थी।
इसके साथ साथ मैं कहूँ कि गुस्से की एक वजह ये भी होती है कि अगर आपको कोई जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए सीरियस टाइप के, जैसे आप कोई डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, या आप सीवियर एंजाइटी का शिकार हैं, या आपके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस सूरत हाल में जो आपकी रियलिटी होती है वो काफी हद तक डिस्टॉर्ट होने लग जाती है, लेकिन बाकी लोगों की तो नहीं होती है, क्योंकि ये आपके अपने अंदर, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर में, आपके ब्रेन में कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस आती हैं कि फिर आप जो लाइफ चल रही होती है उसके हिसाब से आप नहीं चल पाते हैं, या आप उस डे टू डे के हिसाब से आप कोप नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर मिजाज चिड़चिड़ा होता है, आप हाइपर होने लगते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि गुस्सा जो होता है, गुस्से की भी बहुत सारी टाइप होती हैं। एक गुस्सा ये कि जैसे अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं गुस्से का इजहार कैसे करूंगी, या मैंने उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड किया। दूसरा तरीका ये कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैंने भी उसको पलट के फौरन ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी ने मुझे कुछ कहा तो जितना उसने मुझे कहा मैंने उससे इतना ज्यादा उसको सुना दिया पलट के। चौथा तरीका ये हो सकता है कि किसी ने मुझे कहा, वही बात मैं आपको कह रही हूँ, किसी ने मुझे कुछ कहा लेकिन मेरा दिमाग इतना फिर गया कि मैंने कोई भी चीज उठाई और खींच के मार दी। यानी ये देखिए आप गुस्से का लेवल। तो यहाँ पे देखने की जरूरत ये है कि आपका गुस्सा किस लेवल पे। अगर आपका गुस्सा इस लेवल पे है कि बात सिर्फ जबान की हद तक है, तो आप यकीन करें कि ये चीज मैनेज हो सकती है। अगर आपका गुस्सा इस लेवल पे कि आप पलट के बहुत ज्यादा सुना रहे हैं और आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ये चीज भी इस सेशन के जरिए 100% आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर बात इतनी बढ़ गई है, यानी वो एक जो बॉर्डर लाइन जो होता है ना, एक अगर उस लिमिट को आप क्रॉस कर गए कि जहां पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, चीजें शामिल हो गई हैं आपकी लाइफ में और आप चीजों को तोड़ रहे हैं, या आप चीजों को डैमेज कर रहे हैं, या आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये आप एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। और वहां पे वाकई में आपको जो है वो फिर बाकायदा थेरेपी की, मेडिसिन की, काउंसलिंग की सीरियस जरूरत है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर लोग जैसे हमारे मुआशरे में, खासतौर से पाकिस्तानी मुआशरे में, अगर लोग वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो हैं इलाज कराने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। वो उस चीज को वो इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये तो इसके मिजाज का हिस्सा है, या ये तो इसी तरीके से करता है। नहीं, ये मिजाज का हिस्सा नहीं होता। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वहां पे आपको उसकी तदबीर करनी पड़ती है या उसका इलाज करना पड़ता है। तो ये गुस्से के डिफरेंट लेवल हैं। तो अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं तो इसमें आप बहुत आसानी से ये अपने तौर पे ये अंडरस्टैंड करें कि आपका अपना गुस्सा इस वक्त किस लेवल पे, लेवल 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, या वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अच्छा, बात कर रहे थे कि हम इसके रीजन क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको कोई सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। अच्छा, एक और जो गुस्से की वजह होती है वो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है बाज़ औक़ात। कि अगर आपके जैसे अगर आपको वो लोग जो गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो उनके अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है कि उनको किसी ने तवज्जो नहीं दी होती है। यानी उनका ये जो रवैया होता है, जैसे एकदम से चीख के बात करेंगे तो लोग एकदम से मुतवज्जा हो जाएंगे, लोग उन पे तवज्जो देंगे, आके पूछेंगे भाई क्या बात है, आप क्यों चीख रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो समटाइम्स ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है जो गुस्से का इजहार होता है। और जो है उसको फिर किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है ये मैं स्ट्रेटेजीज में आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, इसके साथ साथ गुस्से की एक जो बहुत बड़ी वजह है, जो बहुत कॉमन फैक्टर है पाकिस्तानी खासतौर से माशरे में, और यहाँ भी मैं कहूंगी, वो है स्ट्रेस। यानी अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज भी आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्से का सबब बनेगी। जैसे अगर आपको फॉर इंस्टेंस दिन भर में जैसे 4 या 5 काम निपटाने हैं और वो
आपको बहुत ज्यादा बर्डन लग रहे हैं या आपके पास वो सही स्ट्रैटेजीज नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें, तो ये आपके ऊपर अनड्यू स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। और जब स्ट्रेस अपने हद से बढ़ने लगता है और आप चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, तो क्या होता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, और वो फिर जो होता है वो गुस्से की शक्ल में एकदम से बाहर आता है। तो स्ट्रेस भी इसका एक बहुत अहम रोल है, यानी गुस्से की आप ये कह लें कि गुस्से को प्रमोट करने में। इसके साथ साथ ये है कि आपके लाइफ के जो मुख्तलिफ इवेंट होते हैं या जो मुख्तलिफ वाकयात होते हैं जो आपके साथ गुजरे होते हैं, वो भी काफी हद तक गुस्से में अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या किसी ने आपका पीछे से कोई बुरा किया और आपको पता चल जाता है, तो उसमें क्या होता है, एकदम से गुस्से में आ जाता है इंसान कि भाई मैंने इसके साथ इतनी भलाई किया, मैंने इसके साथ इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये देखो मेरे साथ किस तरीके का रवैया है, या इसने मुझे धोखा दिया। तो ये जो लाइफ के मुख्तलिफ वाकयात होते हैं, ये भी आपके अंदर, अगर पहले से गुस्सा नहीं है तो ये भी गुस्से का सबब बन सकते हैं आपके अंदर। इसके साथ साथ एक अहम वजह होती है गुस्से की, वो होती है जिसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत होती है, वो होती है जेलेसी। जेलेसी ये होती है कि अगर हम बहुत गौर से अपने आप को एनालाइज करें या अपने आप को देखें, और उसके बाद जब हम दूसरे को कंपेयर करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी दूसरे के पास हमसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं या हमसे अच्छी चीजें भी नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान खुश है या दूसरे इंसान की कोई भी चीज अगर हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है या हमारी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो जेलसी है वो आपके अंदर गुस्सा लेकर के आती है। क्योंकि जेलसी की हालत में क्या होता है कि बस आपका ये दिल चाह रहा होता है कि दूसरा खुश क्यों है, या दूसरा ये चीजें कैसे मैनेज कर रहा है, या दूसरे इंसान के पास ये सब कुछ क्यों है। और चूंकि उस पे आपका बस नहीं चल रहा होता है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो दूसरे इंसान को अल्लाह ने दी होती है और नहीं भी दी होती हैं, तो क्या होता है कि वो जो जेलसी का एक अंसर अगर आपके अंदर पलना शुरू हो गया, तो वो जेलसी आपके अंदर ऑटोमेटिकली गुस्से को लेकर के आएगी। क्योंकि वो जेलेसी की हालत में जब आप बार बार चीजें सोचते रहेंगे उसी इंसान के बारे में, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक केमिकल इम्बैलेंस आएगा, और उस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपका मिजाज चिड़चिड़ा होगा, और आप जब भी उस इंसान को देखेंगे आपके अंदर वही हसद और जलन की एक कैफियत आएगी, और क्योंकि आपका बस नहीं चल रहा होता है ना, और जब फिर बस नहीं चलता तो फिर गुस्सा चलता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा, फिर इसके साथ साथ गुस्से की एक वजह होती है पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस इस मायनों में होती है कि जैसे अगर जैसे मैं कहीं जॉब करती हूँ, मेरे ऊपर एक बॉस है, अब बॉस ने अगर मुझे कोई काम कहा या बॉस ने मुझे कोई उल्टा सीधा कह दिया या बॉस को मेरा कोई काम या रिपोर्ट पसंद नहीं आई, तो मैं पलट के अपने बॉस को जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि एक पावर इम्बैलेंस है। वो मेरे बॉस हैं, या वो मेरी डायरेक्टर हैं, या वो मेरी जो है वो सुपरवाइजर हैं, मैं पलट के उनको कुछ कह नहीं सकती हूँ। लेकिन क्या होगा कि मेरे अंदर गुस्से की कैफियत आएगी, मेरे अंदर एक उबाल आएगा, ठीक है। और वो उबाल जो होगा फिर क्या होगा, मैं अब फॉर इंस्टेंस घर पे आई, अब यहाँ पे भी एक पावर इम्बैलेंस है, मेरे अंडर जो मेरे बच्चे हैं या मेरे ऊपर मेरा शौहर है, या बहुत सी खवातीन के अंडर होते हैं शौहर, तो क्या होता है कि वो जो गुस्सा होता है जो मैं आगे से पावर इम्बैलेंस की वजह से कैरी कर रही हूँ, आप यकीन करें वो घर के जो पावर इम्बैलेंस है वो जाके वहां पर निकलता है। जैसे बॉस का गुस्सा जो होता है वो शौहर घर आके बीवी पे निकालेगा, बीवी जो है अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेगी। इसी तरीके से ये पावर इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है गुस्से की मद में। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि बाज का गुस्से की मेन वजह ये भी होती है कि आपके अपने अंदर जैसे जो सोशल स्किल्स होते हैं, या जैसे बात करने के तरीके होते हैं, या आपको जैसे कैसे उठना है बैठना है सोसाइटी में मूव करना, अगर इन स्किल्स की आपके अंदर कमी है और आप जैसे कहीं भी जाते हैं तो आपके अंदर फिर एक गुस्सा आता है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा सप्रेस महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको बात करना नहीं आता है,
कि बात से बात कैसे करनी है, या गुफ्तगू में कैसे हिस्सा लेना है, या कैसे रिप्लाई देना है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं, तो वहां आपका दिल चाहता है कि आप बोलें, लेकिन आपको खौफ होता है कि कहीं कुछ मैं गलत ना बोल दूं। तो उसमें भी फिर आपके अंदर गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं, यानी आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो कुछ जैसे आपको अपने इर्द गिर्द इस टाइप के लोग नजर आएंगे कि जब भी आप उनसे बात करें तो आपको ऐसा लगेगा आगे से एक पत्थर आके आपके ऊपर पड़ गया। यानी आप कोई भी बात उनसे कर लें, आगे से आपको जो है वो एक, इसको आसान जबान में क्या कहेंगे गुलनास? कोई प्रॉपर याद नहीं आ रहा वर्ड, बट आई नो व्हाट यू आर तो ट्राइंग होता टू है कि से। आप कोई भी बात करें आगे आ से जो बैल है, मुझे मार, आ बैल मुझे मार। हाँ कुछ इस तरीके का भी होता है कि आ बैल मुझे मार वाला, कि कुछ लोग हमेशा गुस्से में आपको नजर आते हैं। जो लोग हमेशा गुस्से की हालत में रहते हैं, तो उनका जो होता है, आप यकीन करेंगे, उनका जो मिजाज होता है या उनके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इस तरीके से आ चुके होते हैं, जिसको अब प्रॉपर मेडिसिन की और प्रॉपर काउंसलिंग और थेरेपी की जरूरत होती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वक्त और हालात भी होते हैं, जैसे डिवोर्स है, ये भी एक रीजन होता है गुस्से को वो बढ़ाने का। या अगर आप बहुत ज्यादा गुर्बत की लाइफ गुजार रहे हैं और आपके पास, एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो सारी आप बात कर रही है ना, ये कनाडा में तो लोगों को अवेयरनेस है इस बात की कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर गुस्सा हाँ, आता है तो उनको डॉक्टर की या मेडिसिन की जरूरत है। वो तो कहते हैं बस आदत है, ये हम्म। इसकी नेचर है, लेकिन ये नहीं कि उसकी स्ट्रेटजीज या उसकी वो क्या उसको कहते हैं ट्रिगर्स, दे डोंट अवेयर अबाउट दीज ऑल थिंग्स। ये हम तो वो, लोग यहाँ पे हैं तो हमें पता है। हाँ हाँ, लेकिन मैं, मेरा क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो हमारे एक वो थी जो हमें चाय बना के खातून दिया करती थी, तो उन्होंने एक ऐसी एक दिन मुझसे अपनी ना घर की एक बात डिस्कस की। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे को इतना शदीद गुस्सा आता है कि वो घर की चीजें उठा के तोड़ता है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना कोई जिन या कोई उसका साया हो गया है ना। ये पहले ऐसा नहीं था। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो है ना, वाकई सीरियस प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं और फ्री में मेडिसिन भी प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखें ये तो एक बिल्कुल सीरियस, मैंने उसको समझाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसको ये बात समझ आई। फिर मैंने उनको भेजा एक जगह, वहां मुझे पता था कि उनकी बहुत अच्छे से उनको मेडिसिन मिलेगी। और अब तो एंगर की ऐसी ऐसी मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल है कि जिसमें ना, आप यकीन करें, जिसमें ना स्मेल होती है ना कलर होता है। आप जैसे अगर किसी ने पानी मंगाया तो आपने उसमें डाला और पानी में दे दिया, यानी मेडिसिन लेने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि वो एंगर की कोई मेडिसिन ले रहा है। उन खातून ने सेम वही किया, और वो अपने बेटे को जो थी वो खाने में, तीनों टाइम ना खाने में, सालन में और जो भी होता था उसमें वो मेडिसिन डाल के दे दिया करती थी। अच्छा, उसने मुझे तकरीबन 1 महीने के बाद बताया बाजी कि वो मेरा जो बेटा है उसके अंदर से एंगर ऐसे गायब हो गया है कि, उसके अंदर से एंगर ऐसे गायब हो गया है जैसे एंगर है ही नहीं उसके अंदर ना। वो बिल्कुल काम डाउन हो गया है। तो फिर मैंने उसे बताया कि देखो, ये असल में केमिकल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया था उसके अंदर, और जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। और तुम ये समझ रही थी कि इसके अंदर कोई जिन आ गया है या कोई वो आ गया है या किसी ने कोई तावीज करा दिया है, यानी वो इस डायरेक्शन में सोच रही थी। तो बहरहाल उनको मेडिसिन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये भी एक सूरत हाल है। जी कहिए। अर्शी, वो तो आपके साथ काम कर रही थी, शी नोज यू, इसलिए उसने आपके ऊपर आपकी इन बातों पे बिलीव कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमें यहाँ के लोगों की मेंटालिटी का, और पाकिस्तान में हम भी पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आके अब
अवेयरनेस आई है कि पाकिस्तान में ये मसला है कि अब आप कोरोना का ही मिसाल ले लें कि वहाँ पे कोरोना ही की चीज़ यानी वैक्सीनेशन को लेकर वो लोग दे आर सो नेगेटिव कि वो ये कहते हैं जी ये फ्री में लग रहा है तो वो कोई चिप इन आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या वो पता नहीं उनका इसमें क्या, आप जैसे कह रही है ना कि एनजीओस हैं वहाँ पे जो कि ये काम करती हैं आपको फ्री मेडिसिन, तो वो यही सोचेंगे कि फ्री मेडिसिन क्यों दे रही हैं भाई, हाँ इनमें इनका कोई शायद इनका कोई पर्सनल इसमें हाँ बेनिफिट है या फायदा है कि ये फ्री, हालांकि वो तो एनजीओज हैं वहाँ पे, लोगों को एनजीओज का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। वो हाँ एनजीओज को सिर्फ जो कहते हैं ना कि वहाँ पे एक अलग किस्म का ट्रेंड शुरू हो गया है, वो थोड़ा सा वो औरत मार्च के बाद कि ये हाँ बत्ती माफिया है, और हाँ वो हाँ हाँ यानी हाँ एनजीओ का कॉन्सेप्ट जो नहीं पॉजिटिव वर्क कर रही थी एनजीओज, उनका कॉन्सेप्ट भी खराब हो गया है। तो नहीं आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। हाँ जी, जैसे आप कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो पाकिस्तान में तो पोलियो वैक्सीन भी एक बहुत बड़ा मसला है। कितना बड़ा मसला है कि वहाँ आप बच्चों को पोलियो पिलाना के आर्मी तक की हेल्प ली गई है कि आर्मी जो है वो साथ साथ जा रही होती है। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान में। गिव मी अ सेकेंड। ओके, अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल है। मेरा ख्याल है हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए जो है इसके ट्रिगर्स और इनको यहीं जी पे आप हम स्ट्रेटेजीज, मेरे ख्याल में डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज पे डायरेक्ट आ जाए। स्ट्रेटजीज के ऊपर आते हैं। तो स्ट्रेटजीज के हवाले से मैं यहाँ पे एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो सास बहू का किस्सा है। और ये मुझे जब हमने मास्टर्स में थी उस जमाने में हमें जब बिलीफ्स के ऊपर पढ़ाया जा रहा था तो तब ये किस्सा मैंने सुना था। उसमें ये था कि एक बहू जो थी वो एक पीर साहब के पास जाती हैं और वो उनसे ये कहती हैं कि मेरी सास मुझसे हर वक्त लड़ती रहती है, हर वक्त लड़ती रहती है, मुझे बुरा भला कहती है, आप मुझे कोई ऐसा तावीज दे दें कि मेरी सास जो है ना लड़ना छोड़ दे। तो वो पीर साहब जो है वो तावीज देते हैं उनको और उनको कहते हैं कि जैसी तुम्हारी सास बोलना शुरू हो ना, ये तावीज जो है ना यहाँ दोनों दांत के दरमियान टाइट पकड़ के रखना है ना, दोनों दांत के दरमियान यहाँ पर। वो तावीज लेके खातून चली जाती है। इसके एक हफ्ते के बाद वो आती है दौड़ी दौड़ी पीर साहब के बाद, कहते हैं पीर साहब आपका तावीज तो गजब का तावीज था, क्योंकि जैसे मैं वो तावीज दांतों के दरमियान रखती थी और मेरी सास बोलना शुरू होती थी तो मैं देखती थी कि वो बस बोलते बोलते फिर वो एकदम से खामोश होकर खुद ही ठीक हो जाती थी। तो वाओ, आपका तावीज तो बड़ा कमाल का है। तो उसमें फिर हमें ये बताया गया कि असल में वो तावीज नहीं होता था, वो एक पीस ऑफ पेपर होता था और चूंकि जब दांत के दरमियान रखती थी तो जब वो उनकी सास बोलना शुरू करती थी, क्योंकि वो फिर बोल नहीं पाती थी ना, वो बोल नहीं पाती थी, वो बस उनकी कोशिश होती कि इसको टाइट दबा के रखना है। तो सास बोलते बोलते वो कहती थी कि यार मेरी बहू इतनी अच्छी हो गई, तो पलट के कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तो क्या हुआ कि फिर सास ने भी बोलना छोड़ दिया। जब सास ने देखा कि आगे से बहू तो कुछ बोल ही नहीं रही है ना, तो सास ने भी बोलना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, उनके घर का माहौल टोटली चेंज हो गया। तो फिर उन खातून को लगा कि वाह, जो पीर साहब थे उनके तावीज ने कैसा काम सर अंजाम दिया। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी आपको कब काम करेगी, इस टाइप का कोई एक पीस ऑफ पेपर मैं एडवाइस करूंगी तमाम खवातीन को कि जब भी आपकी अपने हस्बैंड से लड़ाई शुरू हो या अपनी सास के साथ लड़ाई या कोई ऐसी तू तू मैं स्टार्ट हो। आसिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी, उन माओं को जिनके बच्चे आजकल 20 और 18 के बिटवीन है, उन माओं को स्पेशली कोई ना कोई ऐसा जरूर बताएं, क्यों वो मैं नहीं, जितने भी मेरी मेरी फ्रेंड, जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे एज की मेरी सारी जो यहाँ पे हैं, उन सबको कोई ना कोई ये 18 ईयर ओल्ड बच्चे हैं, 20 यानी कि 16 to 20 बिटवीन जो बच्चे हैं, उन सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चे आजकल जो गुस्से में आते हैं। आसिया आपने बच्चे पिछला प्रोग्राम, नहीं, बच्चे गुस्से में होते हैं या माए गुस्से में होती हैं, दो अलग बातें हैं। बच्चे बच्चे ज्यादा अच्छा, आजकल बच्चे गुस्से में हैं। बच्चे में ये पीछे तो मेरे लास्ट बच्चे प्रोग्राम ऐसे चलते हैं। आसिया आपने वो मिस कर दिया, लास्ट सेशन इसी पे था। वो इसी पे ही था पूरा सेशन।
आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं आसिया। हाँ, वो इसी पे था। अच्छा अच्छा, वो मैं देखूंगी उसकी रिकॉर्डिंग। वो अच्छा पार्ट 1 था ना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये अर्शियाली के पास लोगों के अंदर एक खौफ होता है जो बचपन से उनके साथ ग्रोथ होता है, उसकी वजह से भी कोई ऐसा गुस्से की कैफियत आती है उनके अंदर, गुस्सा हाँ ये। डेफिनेटली आएगी, क्योंकि देखें अगर खौफ है बचपन से वो अगर उनके अंदर पल रहा है, तो जब वो या तो पावर इम्बैलेंस के अंदर अगर आते हैं तब वो हम्म एकदम से चीज बाहर निकल के आएगी, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां उनको कोप करना नहीं आ रहा है या उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स नहीं है, तो उस सूरत में भी गुस्सा बहुत ज्यादा अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल। जो मैं पहली जो एडवाइस देना चाहूंगी वो यही है कि अगर आपकी अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, चले आपको नहीं आता, आपके हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सास को बहुत गुस्सा आता है, तो आप इसी टाइप का एक पीस ऑफ पेपर बनाइए। जब जैसे आपके हस्बैंड बोलना शुरू करें, उसको आपने दांत के नीचे मजबूती से दबा के रखना है और उसको पकड़े रहना है जब तक कि मामला रफा दफा ना हो जाए। तो आप देखेंगे ये स्ट्रैटेजी भी बहुत ज्यादा आपके घर के माहौल को खुशगवार करने में हेल्प करेगी। चलिए ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन अगर आप आजमाना चाहें तो इसको आजमा सकते हैं, आजमाइश शर्त है। यानी थोड़ा सा बर्दाश्त, पेशेंस, इन अदर पेशेंस। वर्ड्स। जी इन अदर वर्ड। बट समटाइम्स आप खुद उस वक्त ट्रिगर हुए होते हो ना, तो हाँ आप में होती नहीं है, फिर वो टिशम टिशम होती है। ही। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ स्ट्रेटेजीज ये बताऊंगी कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, और कुछ स्ट्रेटेजीज वो बताऊंगी कि आप सामने वाले को बगैर बताए कैसे कंट्रोल कर लेंगे, यानी उसके एंगर को। उसमें आपकी सास भी आ सकती है, आपका ससुर भी हो सकता है, आपका शौहर भी हो सकता है, उसमें आपकी जेठानी देवरानियां सब लोग हो सकते हैं ना। तो उसका तरीका मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगी। अभी सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप पर्सनली अपने साथ क्या काम करें जब आपको गुस्सा आता है, या अगर गुस्सा आपको ऐसा लगता है गुस्सा आपके मिजाज का हिस्सा बन गया है, तो उसमें सबसे पहला जो मैं आपको बताती हूँ वो तरीका है डीप ब्रीदिंग। अगर आप डीप ब्रीदिंग को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, जैसे आप सुबह भी करें, दोपहर भी, शाम भी, या अगर आपको ऐसा लगता है गुस्सा आपके मिजाज का हिस्सा बन गया है लेकिन अभी वो कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ है, जैसे चीजों तक नौबत नहीं पहुंची है, तो उस सूरत हाल में जैसे आप अपने मोबाइल पे हर 1 घंटे का अलार्म लगा लें। जैसी वो अलार्म बजे हर 1 घंटे, तो उसमें सिर्फ 1 मिनट आपने जो है वो 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, उसकी सिर्फ 4 डीप ब्रेथ लेने हैं आपने। और आपको खुद महसूस होगा कि वो लेने के बाद विद इन अ वीक, अगर आप इसको गूगल करें इस 4-7-8 एक्सरसाइज को, तो इसके बारे में डॉक्टर विल ने काफी ज्यादा क्लेम किया है, और मैं अपने क्लाइंट को भी बहुत रिकमेंड करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स ने भी मुझे बताया है कि बहुत ज्यादा अंदर एक ठहराव की कैफियत लेके आती है, ये आपके आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी आपके मिजाज में लेके आती है, और जैसे एक अंदर उबाल की सी जो कैफियत होती है गुस्से की हालत में, ये बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर देती है। तो मेरे ख्याल में इतना टाइम तो आप अपनी जात के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अगर आपको अपने आप को मैनेज करना है। दूसरा ये है कि गुस्से के अगर आपको आपको फिर भी यही लगता है कि गुस्सा आपके मिजाज का हिस्सा है, तो आपने अपने आप से कुछ बातें करनी है बैठ के खामोशी की जगह पे, और अपने आप से ये पूछना है कि जो मैं गुस्सा करती हूँ, ये गुस्सा क्या है, क्यों करती हूँ मैं, उसके बहुत सारे जवाबात आपको खुद ही अपने में से निकालने हैं। क्योंकि जब आपको अवेयरनेस होगी कि आपका अपना ट्रिगर क्या है या आपको किस वजह से गुस्सा आ रहा है, तो आप फिर उसको मैनेज कर सकेंगी और उसको एड्रेस कर सकेंगी। तो आप जैसे कोई मी टाइम निकालें अपने लिए, वहां आप खामोशी से बैठें, अपनी थॉट्स को लिसन करें, अपने फीलिंग्स के ऊपर फोकस करें और ये देखें कि गुस्सा क्या है, और फिर साथ में अपने आप को एक चीज और समझाएं कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे अंदर बॉडी केमिकल्स आते हैं, मेरे न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्टर्ब होते हैं, मेरे अंदर जो है अजीब सी एक कैफियत पैदा होती है, यानी पूरे बॉडी का सिस्टम आपके सर से पैर तक डिस्टर्ब हो जाता है। और जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, अब अगर वो गुस्सा एक्सेप्ट करे या ना करे वो तो उसके अपने ऊपर है, लेकिन उस गुस्सा करने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो आपने अपना किया।
जैसे अगर मदर की मिसाल दूं, अगर एक मदर को ये लगता है कि मैं अगर चीख के बात करूंगी बच्चों के साथ, या मैं बच्चों को इस तरीके से बात करूंगी, या मैं हस्बैंड के साथ इस तरीके से मेरी टोन होगी, तो मामलात सही रहेंगे या वो मेरी बात लिसन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप अपने एक पूरे फुल गुस्से की हालत में होंगे तो वो सामने वाला उस गुस्से को ले या ना ले, लेकिन उस गुस्से की वजह से आपने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। उस गुस्से की वजह से आपका जो, आप यकीन करें, लिवर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, किडनीज आपके अफेक्टेड होंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होगा, आपको माइग्रेन अटैक हो सकता है अगर आपकी पीछे हिस्ट्री है। गुस्से की वजह से आपका मिजाज खराब हो सकता है। इवन एक दफा अगर आप सुबह में गुस्सा कर लें, आप देखें आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, यानी आपका एक वो टोन सेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि आपको इस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है कि आपको कहाँ से इसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। और इसको स्टार्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और फिर साथ साथ ये है कि अपने रवैये के ऊपर भी आप फोकस करें। तो उस सिलसिले में आप ये कर सकते हैं जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना भी चाहूंगी। जैसे मेरी 2 डिफरेंट टाइप की डायरीज हैं। अब जैसे अगर मुझे कोई भी चीज, इस टेक्निक को कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग में बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे मुझे कोई चीज, मैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस पे सारा दिन फोकस करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज बुरी लगी है तो मैं जैसे मी टाइम निकाला, अगर नहीं निकाला तो मैंने इस टाइप की कोई डायरी ली, या इस टाइप का, जैसे मैंने ये इस पे वो पूरा मैं लिखूंगी इसके ऊपर। यहाँ जैसे मैं अभी दिखाना नहीं चाह रही कि जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा लिखा कि मैं इस वजह से मेरे अंदर ये थॉट आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए है, आखिर इसकी वजह क्या है। यानी मैंने इसके ऊपर एक पूरी समरी जर्नलिंग कर दी। उसके बाद अगले पेज पे मैंने लिखा, जैसे मैंने अपने बच्चों से मुतालिक लिखा था तो मैंने अपने बच्चों के मुतालिक लिखा फॉर चिल्ड्रन। फिर मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बातें सोची कि मुझे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज स्ट्रेटेजीज, इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा कि मुझे उनके साथ गेम्स खेलने चाहिए, मुझे उनको थोड़ा अलग अलग, हर बच्चे को अलग अलग टाइम देना चाहिए। या मैंने इसमें जैसे ये लिखा है, जैसे इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है तो ये सारा है। तो उसमें जैसे फिर मैंने ये देखा कि जब मैंने ये सारा लिख लिया, अब मैंने इसको 1 दफा 2 दफा रीड किया, फिर मैंने इसमें से 1-2 चीजें शामिल की। तो जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि जैसे मैंने लूडो खेलने को शामिल किया अपनी लाइफ में। जैसे मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और ये जो मेरे 2 मिडिल वाले बच्चे हैं, हम सब लोग जो है रात में सोने से पहले लाजमी एक टाइम सब मिल के लूडो खेलते हैं। तो लूडो खेलने से क्या होता है कि वो एक तरीके की इंगेजमेंट है, बहुत ज्यादा हंसना, और उसमें इतना फन होता है, वो जो गुस्सा होता है वो आपका कहीं पानी लेने चला जाता है। आप यकीन करें, यानी ये छोटी छोटी चीजें मुझे जर्नलिंग के थ्रू पता चली कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें जो कुछ आप लिख रहे होते हैं वो डेली बेसिस पे आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज बेनिफिशियल है आपकी फैमिली के लिए। जी गुलनाज। आपकी इस लूडो से मुझे याद आया कि लूडो में बाज़ दफ़ा लूडो खेलते वक़्त भी एंगर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो बंदा हार रहा होता है। तो वो बाज़ दफ़ा एंगर को ट्रिगर करने में लूडो इस, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी बेटी जो है वो खेल रहे होते थे हम लोग, तो जब वो हारना शुरू होती थी तो वो एकदम पैनिक हो जाती थी कि मैं अब हार रही हूँ, मेरी गोटियां अब हाँ मरना शुरू हो हाँ, गई हैं। तो वो भी थोड़ा सा समटाइम्स इट मेरा ख्याल है ट्रिगर। मैं लीडो के ऊपर एक पूरा सेशन देना पसंद करूंगी, क्योंकि लीडो के जरिए आप अपनी लाइफ के बहुत सारे, और सबकी लाइफ के बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वहीं पे ही आपने उसको ये कहना है कि यार एक्सेप्ट करो, यानी अब हार इज पार्ट ऑफ गेम। जैसे मुझे अच्छी तरीके से याद है, और कल भी मुझे ये वाकया याद आ रहा था लीडो खेलते हुए, तो मेरे अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड को इतनी ज्यादा हंसी आई। वो वाकया ये था कि एक दफा, अब खैर मेरे हस्बैंड लीडो खेलते हुए मेरी गोटियों पे हमेशा नजर रखते हैं और अपनी भी गोटियों पे। तो एक दफा लीडो खेलते हुए क्या हुआ कि उनकी जैसे गोटी, मेरा ख्याल है 2 लाल हो चुकी थी, एक लाल हुई, फिर दूसरी लाल हुई। तो थोड़ी देर के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनकी 4 गोटियां
वाह, वो ठीक है। समटाइम्स होता है ना कि सारी पूरी घर में और सारे जीतते हैं, और वो जो होता है ना, वो फिर आपको पैनिक अटैक जो होता है ना, वो भी आपको उस यस उस टाइम फिर ट्रिगर। मेरे हस्बैंड ने एकदम से नोटिस करके कहा कि मेरी तो 2 लाल हो चुकी हैं, तो मेरी चारों की चारों ऑन बोर्ड कैसे है ना। तो फिर वो पता चला कि वो मैंने शरारत के तौर पे जो था वो जैसी वो लाल होती थी वो वापस कहीं ना कहीं बिठा दी गोटी। तो आप देखेंगे इससे फिर घर का माहौल कितना चेंज हो जाता है। यानी अगर आप ज्यादा हैप्पीनेस को, ये आगे का मेरा पॉइंट था कि लाइफ में जो है ना खुशियां ढूंढें, बहुत ज्यादा हंसने मुस्कुराने के ऊपर फोकस करें, तो उससे जो होता है वो गुस्सा खुद ही कम होने लग जाता है। इसके साथ मैं अगली स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगी, वो है मेडिटेशन या योगा। देखिए यूट्यूब पे इस वक्त बहुत सारी मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस, योगा की एक्सरसाइजेस बिल्कुल फ्री अवेलेबल मौजूद है। तो उनमें से कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके मिजाज के मुताबिक है, आप उसको डाउनलोड करें। अगर डाउनलोड नहीं करना है तो बस उसको आप यूट्यूब ऑन करें, उसको क्लिक करें और उसके स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दें। तो वो आपके अंदर बहुत ज्यादा आपके एंगर को मैनेज करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ एक चीज और है, रिलैक्सेशन म्यूजिक, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है। उसमें जैसे आप रिलैक्सेशन म्यूजिक लिखे तो उसमें जैसे आपको इस टाइप की म्यूजिक मिलेंगे जो 3-3 घंटे के होते हैं। जैसे पानी गिरने की आवाज है, रेनफॉल की आवाज है, जिसमें परिंदों की आवाज है। जब आप उसको सुनेंगे तो वो आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आएगी, आपके मूड में, आपके इमोशंस में, और आपके एंगर को भी बहुत हद तक वो मैनेज करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ ये है कि अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करना सीखें। एंगर का जो आउटबर्स्ट होता है एज अ फीमेल, मैं आपको बताऊं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि हमें किस वक्त क्या करना है और एक प्रॉपर टाइम कैसे निकालना है अपने लिए। ठीक है, तो उसमें अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, चीजों को कैटेगराइज करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करती हूँ, शायद उससे आपको एक थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि टाइम कैसे मैनेज होता है। कि मैंने इस तरीके का एक ये लिया हुआ है, देखें मैं आपको दिखाऊं इस तरीके का, ये मेरा 221 का इस तरीके का। तो उसमें क्या होता है, मेरे हर 1 घंटे के आगे का वो लिखा हुआ होता है कि मुझे अब क्या करना, अब क्या करना। और जैसे जैसे मैं करती जाती हूँ मैं उसके आगे टिक लगाती जाती हूँ कि हाँ ये, इससे मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलती है, मेरा टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाता है और मुझे पता होता है कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है, किस टाइम पे कौन सी मीटिंग है, क्या है। तो एक ब्यूटीफुली तरीके से मैनेज होता है। अब इस टाइम स्लॉट में जैसे अब मुझे कोई ईमेल करनी थी इस टाइम पे, वो करने के बाद अब मेरे पास जो है 45 मिनट बचे हुए हैं। उस टाइम में मैं कोई घर का काम करूंगी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, या मैं अपना कोई मी टाइम निकालूंगी, अपने ऊपर फोकस करूंगी। तो ये इस तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके को कोई एक ये खरीदें, ये डॉलर से आराम से $2-3 में मिल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ये आपके गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल कर देगा। अच्छी, यहाँ पे मैं एक और कि अगर वो जैसे बच्चों बच्चों में अगर ये एंगर मैनेजमेंट के लिए आई थिंक एक और बात है कि अगर हम उस सिचुएशन में बच्चा हाइपर है तो उसकी जो वो सिचुएशन है उसको डाइवर्ट अगर कर दें किसी उसके ऊपर, कि कोई और बात छेड़ दें या कोई और, या यानी उनकी जो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर दें। डाइवर्ट कर दें, हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर दें, डाइवर्ट कर दें, तो तो वो भी समटाइम्स इट वर्क्स। ये मैंने मेरे ख्याल से बहुत तफसील से पिछले सेशन में बताया था। तो सेम हाँ, आई थिंक सो। यही टेक्निक आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम्म। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे अगर आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है तो अगर आपने पहले से अपने आप को समझाया हुआ है कि मुझे अब गुस्से की हालत में क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, और जैसे ही आपको गुस्सा आया है आपको वो निकालने से पहले आप एक कंपलसरी कर लें कि आपने एक घूंट पानी पीना है। दूसरा ये है कि लीव द सिचुएशन। हाँ, अगर आप एक कमरे में हैं जहां आप गुस्सा कर रहे हैं, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, या आप अपनी पोजीशन चेंज कर दें। जैसे अगर आप बैठे हुए हैं आप लेट जाएं, लेटे हुए हैं बैठ जाएं, बैठे हुए आप खड़े हो जाएं, खड़े हुए हैं तो आप जो है कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें। या यानी वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। लेकिन पानी वाली जो जो है ना ये तरीका, ये ये बहुत तो ज्यादा। ये तो हमें अब हमारे इस्लाम में हज़रत सल्लम की वो एक कोई हदीस हाँ, है शायद, उसमें वो कहते हैं ना कि अगर आप गुस्से में हो तो पानी पिए।
तो पानी हाँ आपके गुस्से को वो जैसे वो बढ़ती हुई आग को हाँ ठंडा करता है। ये ठंडा तो ये इट करता थोड़ी है। थोड़ी वर्क्स। चीज है कि अगर आप या गुस्से में खड़े हैं तो बैठ जाएं तो थोड़ी हाँ सी अपनी साइड चेंज कर लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। तो और ये पानी चीज, पी लें। हाँ ये बिल्कुल, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं गुस्से को मैनेज करने के हवाले से। इसके साथ साथ ये है कि आप जो है पोजीशन भी चेंज कर लिया आपने। और अगर, हाँ साथ में मैं कहूंगी कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, जैसे हस्बैंड पे आ रहा है, बच्चों पे आ रहा है, तो आपने अपने आप से एक अहद लेना है आज के बाद कि मैं जो है वो रिएक्ट करने से पहले ये स्टेप्स फॉलो करूंगी। जैसे मैं 4 डीप ब्रेथ लूंगी, 1 घूंट पानी पी लूंगी, कुछ नहीं तो कुछ मुंह में डाल लूंगी खाने के लिए, कुछ नहीं तो अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगी। यानी अपने ऊपर आपने फोकस करना है। जब आप फोकस करेंगे तभी आप गुस्से को मैनेज करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपका जो गुस्सा है सिर्फ वो आप खुद ही मैनेज कर सकते हैं, वो कोई और मैनेज नहीं कर सकता है। अब आ जाए जल्दी से दूसरे एक साइड की तरफ। वाली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो कह रही है कि एक डीप ब्रेथ का कैसे आप करती हैं? एक दो तरीके से होता है ना, एक आप डीप ब्रेथ करते हैं तो ना जैसे अपने नोज से बाहर आती हैं ओके, तो अपना मुंह बंद मैं इसका करके। एक साइकिल करके बताती हूँ। 4-7 आयशी, मैंने वो शेयर कर दिया है। मैंने ओके। वीडियो भी शेयर कर दी है और उसके ओ स्टेप्स भी वाओ, शेयर कर दिए हैं। ऑसम सो यार। आसिया, मैंने इसमें मैसेज में शेयर किया है स्टेप्स, और वीडियो भी शेयर कर दी है। ऑसम। ओके चलिए, ये तो वीडियो देख चलिए। के मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जल्दी से आए दूसरी तरफ कि आपका अपना गुस्सा तो मैनेज हो गया। अब आए सामने वाली की तरफ। अब आपकी सास है या आपका शौहर है, या उसमें जो है आप जैसे एक तो डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक आप फिजिकल, जैसे आपने उनका हाथ पकड़ लिया और आपने उनको फौरन वैलिडेशन दिया कि जो आप बात कर रहे हैं ये सही है, या आप बहुत स्ट्रेस में थे, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी। इसमें मैं ये कहूंगी कि जब सामने वाला गुस्से का इजहार कर रहा हो तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी जो माजी में बात गुजर चुकी है या माजी में जो भी वाकया गुजर चुका है उसको पकड़ के ना बैठे और उसका रेफरेंस उस टाइम पे जब वो सामने वाला, चाहे आपकी वो सास है, आपका शौहर है, आपकी नंदे हैं, या आपके पड़ोसी भी हैं, तो उस टाइम पे उसका रेफरेंस कभी ना दें। इफ जैसे अगर एंड आप इफ ये इट है, एंड इफ इट कम फ्रॉम अदर साइड, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? वो तो तरीका मैं बता रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता। आप तो फौरन ही उस पे जा रही हैं। तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि जलती पे तीली का काम अपने साइड से ना करें कि आप तो हैं ही इसी तरह के, आप तो हमेशा यही करते हैं, आपने पिछली दफा भी यही किया था। तो वो जो आदमी होगा या औरत होगी या आपकी सास होगी, वो जितना आपके ऊपर उस वक्त गुस्सा कर रही होगी, आपकी ये बात उसके माइंड को ब्लो कर देगी। वो एकदम से और हाइपर हो जाएगा और फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी। अब ये है कि सामने वाले को अब कैसे, एक तो ये आपने कि अपने आप को कंट्रोल करा, माजी की कोई बात रिपीट नहीं करनी है, पुराना कोई हवाला नहीं देना है। सामने वाले का आप हाथ भी होल्ड कर सकते हैं, कंधे पे भी यूं यूं कर सकते हैं, जबान से आप कह सकते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं ये सही है। और साथ में ये कि आपने अपनी टोन के ऊपर फोकस करना है। अपना लहजा हमेशा नरम, धीमा और सॉफ्ट रखना है। यानी दूसरे की बोट में सवार नहीं होना है। दूसरा किसी भी बोट में बैठा हुआ है, उसकी बोट में आपने सवार नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उसकी बोट में सवार हो गई तो आप तो मैनेज कर ही नहीं पाएंगी। अच्छा, अब आइए मैजिक ट्रिक की तरफ। जब अगर आप ये सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं तो एक मैजिक ट्रिक है जो आपको इतना फायदा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। उसमें ये है कि आप अपनी सास, शौहर, नंदे, आपके पड़ोसी, उन सब की जितनी भी स्ट्रगल है लाइफ में, या वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनका जो भी खाने का स्टाइल है, या वो जो भी कुक करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसको आप अपनी लाइफ में एक्नॉलेज करना शुरू कर दें उनके मुंह पे। उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। और साथ साथ मैं कहूंगी कि जैसे उनकी अगर आप बुराई करने के बजाय, जैसे अगर आपकी सास ने कोई अच्छा सा ड्रेस पहना है और तो एकदम से जलन ना महसूस करें।
बल्कि आप फौरन उनको ये कहें कि माशाल्लाह अम्मी जान आपके ऊपर ये कितना अच्छा लग रहा है ये कलर, और आप इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हैं। और इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पाबंदी के साथ एक्नॉलेजमेंट देनी है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और उनको जो है आपने बोलते रहना है। जैसे अगर शौहर है तो आपने कुछ इस तरीके के कमेंट्स देने हैं कि जब से मेरी आपके साथ शादी हुई है मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, मैं आपके साथ कितना खुश हूँ, और मैं कितनी अच्छी लाइफ आपके साथ गुजार रही हूँ, और आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारे लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे ये चीज समझनी चाहिए कि आप किस तरीके से बाहर जाते हैं और कमा के ला रहे हैं, और आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करती। यानी वो छोटे छोटे जुमले जो आपने वक्तन फवक्तन अपने शौहर के कान में डालते रहना है, ठीक है। फिर ये आप कह सकते हैं देखिए मैंने कितनी मेहनत से आपके लिए बनाया है, आप ये ट्राई तो करके देखिए। या जैसे उनके साथ खाना खाने का आप रखें कि आप हमेशा उन्हीं के साथ खाना खाएं, या जैसे उनके आने का टाइम है तो आप फौरन दरवाजे पे जाएं, उनको वेलकम करें, उनको सलाम करें और पूछे आज का दिन आपका कैसा था। बजाय बजाय ये कि शौहर जैसे ही घर में आया है और आपने जो है बच्चों की एक लंबी लिस्ट शिकायतों की या सास की जो शिकायतों की लिस्ट है वो आपने दरवाजे पे बोलना शुरू कर दिया, अरे आपको पता है आज क्या हुआ है, आपकी अम्मा ने मुझे ऐसे बोला। यानी एक आदमी थका हारा घर के अंदर आया है और आप जो है आपको पता है आपके बेटे ने आज क्या किया, आपकी बेटी के कारनामे आपको पता है कि क्या है। यानी एक आदमी आया है घर में, उसको एक अच्छा सा वेलकम चाहिए। आप ये वेलकम देना शुरू करें, फिर देखें आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आएंगी। और फिर साथ साथ अगर कभी शौहर गुस्से का इजहार करे तो आप सिर्फ अपने लहजे पे फोकस करें, बहुत धीमा बोलें, सॉफ्ट बोलें और बिल्कुल ब्लैंक रखें, यानी गुस्से में ना आए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको हंसी आनी चाहिए, क्योंकि ये जब मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ आप यकीन करें मुझे दिल ही दिल में बड़ी हंसी आ रही होती है। और जब मुझे मुंह पे हंसी आने लगती है तो मैं फौरन यूं करके या तो यूं कर लेती हूँ कि उनको महसूस ना हो कि वो गुस्सा कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उनके गुस्से के टाइम पे मुझे हंसी आ गई तो वो जाहिर सी बात है उनका गुस्सा और भड़क जाएगा। मैं बिल्कुल ब्लैंक फेस रखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो बोला या कुछ भी है उसके बाद 5 मिनट के बाद वो किचन में खड़े हैं, चलो चाय बनाओ। मैंने अच्छी, कहा यानी कब झूठ कैसे बोल रहे थे। झूठ झूठ बोलने का भी कोई वो नहीं होगा ना। देखिए इसमें झूठ तो आप बोल ही नहीं रहे ना, पहले आपने अपने आप को मैनेज कर लिया ना, आपने इतनी डीप ब्रीदिंग की, जर्नलिंग की और ये सब कुछ किया, अपने आप को मैनेज कर लिया और आपको पता चल गया सामने वाले का ये मिजाज है या सामने वाले का ये ट्रिगर है या ये बटन है, जैसे आपने इस बटन पे हाथ रखा सामने वाला भड़क जाएगा। आपको इन तमाम चीजों पे फोकस करना है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ मेरी बात का एंड का पार्ट पकड़ लिया, नहीं, ऐसे में तो आप सूरत हाल और बिगाड़ देंगे। आपको शुरू से चीजें फॉलो करनी है, पहले आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, अपना रिफ्लेक्शन करना है, जर्नलिंग करनी है, अपने मिजाज में एक ठहराव लेके आना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपने जो है मेडिटेशन करना है, योगा करना है, फिर आप इस स्टेज पे आ जाएंगे कि अगर आपके शौहर कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ आप उनका मुंह यूं करके देखेंगे और आप कहेंगे कि बेचारा मासूम, यानी कितने दर्द में है इस वक्त, यानी बेचारा बोल रहा है और गुस्से में, पता नहीं क्या तकलीफ है, चलो थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगी जब इनका गुस्सा उतरेगा कि आज आपको क्या हुआ था, आप इतने स्ट्रेस में क्यों थे। आप यकीन करें ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्प करती है कि जैसी गुस्सा आया अगर हस्बैंड को, ये सास को भी इवन अगर आपके आया है तो जब जैसी वो 15-20 मिनट के बाद काम डाउन होते तो आप खामोशी से जाके बैठे, उनका हाथ पकड़े सास का और उनसे पूछे अम्मी जान आज क्या हुआ है, आज आप यानी आपको क्यों गुस्सा आ रहा था, आपका मिजाज में ऐसे क्या हुआ था, आप यानी आप बताएं मुझे क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, आपको कोई बात बुरी लगी। आप फिर देखेंगे जो असल वजह होगी ना वो आपसे फिर वो शेयर करेंगे। और जब आपका कम्युनिकेशन इस लेवल के ऊपर आएगा तो आप यकीन करें नेक्स्ट टाइम वो गुस्सा करते हुए सोचेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में लेके आए, फिर देखें कि आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होगी और आप हर वक्त खिलखिलाते हुए हशाश बशाश मूड के अंदर रहेंगे और फिर सामने वाला भी रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो शौहर होते हैं ना उनको जो बीवियों में सबसे अच्छी बात लगती है ना उनका पहनना ओढ़ना, मैं कहती हूँ इससे भी ज्यादा जो सबसे अच्छी बात लगती है वो बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है।
अगर बीवी मुस्कुराते हुए हर वक्त शौहर के आगे पीछे घूमती रहे, मैं कहती हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग शौहर के लिए कोई होती ही नहीं है। और जबान पे जिप तो कंट्रोल करना है ना। आप देखें आपकी लाइफ में बहुत तब्दीलियां आएंगी। आप लोगों को इतनी हंसी क्यों आ रही है? मैंने कहा सबसे ज्यादा जिप अप इज मोर इफेक्टिव कि आप हाँ, बस तो बस बर्दाश्त आप बर्दाश्त ग्रेटिट्यूड और वाला सेशन बर्दाश्त। देखें। हाँ, ग्रेटिट्यूड वाला सेशन देखें कि आपने उसमें से कौन कौन सी टेक्निक्स लेनी है, और वो सारा दिन आप जो है अपनी सास को, नंदों को आप बोलना शुरू करें। आप देखिए उनके रवैयों में खुद ही तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करें और एक सॉफ्ट लहजे में मुस्कुराते हुए बात करें। आप देखिए घर का माहौल खुद ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें वाइंड अप होती हैं। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। क्वेश्चन तो नहीं है। फॉर लॉस अगर विथ आप लोगों नॉलेज का कोई क्वेश्चन है समटाइम्स। तो आप बताइए। आसिया का है। अच्छा, वो मैं आपको बता रही थी कि अगर किसी के अंदर कोई खौफ है, यानी हाँ कि बचपन में ही उसके साथ ग्रो हुआ है अभी, बल्कि वो एज इस वक्त 55 के करीब हो गई है, तो हाँ अभी हाँ तक भी वो उनके अंदर वैसे का वैसा ही है। हाँ हाँ। तो फर्स्ट ही तो मैं ये पूछूंगी कि इसके लिए कोई मेडिसिन है जो आपके नॉलेज में है कि अभी वो खाएं तो वो सही हो सकते हैं, अभी तक भी वो उनकी। अच्छा, खौफ या फियर का अगर ताल्लुक इस चीज से है, जैसे अगर उनके अंदर बॉडीली चेंजेस आते हैं तो फिर उसकी मेडिसिन है। जैसे अगर वो उनके ऊपर जब खौफ तारी होता है तो उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, उनका जिस्म कांपने लग जाता है, या जबान में लड़खड़ाहट आ जाती है, या बोला नहीं जा रहा होता है, या ऐसा लगता है कि जिस्म से एनर्जी चली गई है, यानी या उनको तेज तेज पसीना आने लग जाता है, ठीक है, या उनको ऐसा लगता है। तो इस सूरत हाल में अगर वो खौफ उनके बॉडी में ट्रांसलेट हो गया या उनकी फिजिक में विजिबल हो रहा है, तो फिर ये मेडिसिन वाला केस है। यहाँ पे मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी, और एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन है जो फियर से रिलेटेड है, वो आपका जो डॉक्टर है वो आपको लिख के देगा। इसके लिए इनके साथ हो चुका है ऐसा कि इनको एंटी एंजाइटी इन्होंने डॉक्टर ने दी है, इन्होंने खाई है, लेकिन हम्म। ये है कि इनको किसी के साथ जैसे मिलना जुलना वो सब इसके ये अपने खौफ की वजह से उन्होंने छोड़ दिया है कि अब मैंने नहीं जाना, मे भी कि मुझे फिर से लोग ऐसे मेरे वो बात याद दिलाएं, मुझे खौफ आना शुरू हो जाए इट्स अ ऐसा। टाइप ऑफ डिप्रेशन आई थिंक। नेक्स्ट सेशन, हाँ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तो नहीं, नेक्स्ट तो मैंने बहुत मजे का एक सेशन सोचा हुआ है। ये इस पे हम सेशन कर सकते हैं कि आप कैसे अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के या सास नंदों के भी खौफ को बड़े आराम से उनको बताए बगैर दूर कर सकते हैं। तो उस पे हम एक बिल्कुल। सेशन कर सकते हैं। आसिया, एक एक वीडियो है, मैं वो आपसे शेयर करूंगी, बड़े मजे की है वो फेयर के ऊपर है। वो किसी ने भी, कि एक आदमी को था कि वो उसको फेयर था कि मैं आई एम गोइंग टू डाई, तो वो बहुत अच्छा। परेशान था। तो उसने वो आरजे का एक वीडियो जो बनाता है आरजे, उसकी वीडियो है, अच्छा। बड़े मजे की है वो, मैं आपको सेंड करूंगी। कि उसमें यही जो आज हमारी डिस्कशन थी कि डाइवर्ट करें उसकी जो है, उसकी जो अटेंशंस को, उसकी प्रॉब्लम्स को, और यानी आप मजे मजे की जो, यानी कोई जोक्स सुन लें या कोई इस किस्म की यानी चीजों में इन्वॉल्व हों, तो यानी आपकी वो जो एक खौफ है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन तो हम वो इस मैं पे एक आपसे सेशन शेयर। कर सकते हैं, कर अर्शिया के सकते हैं जैसे कोई। बच्चों को हाँ, तो उसमें जैसे और मुझे ये अपने बच्चे शेयर करें। सादिया कह रही हैं गुड स्ट्रेटजीज, और सदब सुलेमान कह रही हैं मुफ्ती मैनेक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रोलिंग एंगर। हाँ, उसका भी बहुत अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था। सदब सुलेमान कह रही हैं आई हैव लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स मेक ह्यूज डिफरेंस, या अच्छा, इग्नोर यहाँ इग्नोरेंस। लिखा है चालाकियां कर रही है, ये क्या है? आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। ये लिखा है मैंने पढ़ने चालाकियां की कोशिश की है। क्या है? कर काट रही है, पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आई मुझे। फॉर इन ओके। लॉज इफ यू एक्नॉलेज समटाइम्स इट टुक इट एज अ अच्छा, मक्खन मत लगाओ। नहीं तो मक्खन तो वो उस सूरत में होगा ना जब आपका कोई मतलब होगा, फिर आप जाके बात करते हैं तो वो वाकई वो मक्खन फील होता है। लेकिन अगर आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना ले कि आपने सुबह भी बोलना है, दोपहर में भी बोलना है, और रात में भी सोने से पहले एक दफा अम्मी जान के कमरे में जाके उनको जाके अच्छा सा कोई ना कोई जुमला बोल के आ जाना है,
तो ये मक्खन की फिर उसमें नहीं आएगा, फिर आपकी सास को पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे मिजाज की हैं, कितनी मीठी और कितनी अच्छी हैं आप। पर मेरी तो सास नहीं है। मेरी भी, मेरी भी नहीं है। but I think these strategies really work। जब वो जिंदा थी तो I never, I mean, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हुई कि वो गुस्से में है और मैं उनके आगे बोली हूँ या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज था कि जाहिर है कोई गुस्से में है, आप उसके ऊपर अगर बोलेंगे तो वो जलती हुई तीली का काम करेगा। सही वो बात तो है। नहीं तो है, चलो हमारी लाइफ में चल गया, आगे हमारी बेटियों के साथ हैं, उनको ये हमें करवाना है, ये हाँ समझाना है कि आगे सही हमारी, बात है। जैसे कि हमारी तो माशाल्लाह से यंग या है, अब हमारी ये बिल्कुल अपनी ठीक कह रही बेटियों हैं को सदफ कि इसमें प्रोफेशनल हेल्प जो है समटाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हम लोग यहाँ पे कनाडा में तो हमें पता है कि इसकी है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जो गुस्सा एक ख़ास हद तक बर्दाश्त होता है, अगर वो उससे बढ़ जाए तो वो फिर उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और ये कोई गलत बात नहीं है मेडिसिन लेना हाँ या डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो चले मैडम, ठीक है आगे फिर, हाँ इसको जी, हम अपना वाइंड अप करते हैं आज का प्रोग्राम। और थैंक यू सो मच अर्शी फॉर योर टाइम, एंड आसिया आपका भी ज्वाइन करने का कीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने आज हमारा प्रोग्राम देखा, ज्वाइन किया, मैसेज किए, और एडवांस थैंक यू उनका जो वीडियो देखेंगे और मैसेज करेंगे।